यस। तो लास्ट क्लास में हमने चीजें समझने की क्या क्या कोशिश की थी। हमने स्टार्ट किया था कि अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या है, और हम एवरेज करंट कैसे फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और एवरेज करंट होगा, ये जो एवरेज करंट निकाला था वो साइनसोइडल अगर वेरिएशन हो रहा है, हार्मोनिक वेरिएशन हो रहा है करंट का, तो उसके लिए। और रूट मीन स्क्वायर करंट का हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा था कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है। ओके, सो लेट्स एक्सटेंड दी आवर डिस्कशन ओवर द रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर में बेसिकली हम ने ये देखा था कि ये हमारे पास अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसको यदि मैं एसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो एसी, और ये मान लिया इसका वोल्टेज जो है V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी है। ओके, तो इसमें करंट जो भी होगा वो भी फ्लैक्चुएटिंग होगा, बट नाउ मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं डीसी के अंदर, मींस इसके अंदर। तो यहां पर मुझे एक बैटरी लगानी पड़ेगी जिसका वोल्टेज V होगा, बट ये इसके इक्विवेलेंट तभी होगा जितना पावर, एवरेज पावर यहां पर हमें डिसिपेट जो हो रहा होगा, जो कि हमने निकाला था VRMS का स्क्वायर बाय R, उतना ही पावर डेसिपेशन यहां पर भी होना चाहिए, V स्क्वायर बाय RMS बाय R। तो वो तभी हो पाएगा जब हम यहां पे जो बैटरी लगाएंगे उसका वोल्टेज VRMS हो। यहां तक चीजें समझ में आती है। ओके, ये तो चलो ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू भी निकाली थी। VRMS इक्वल टू जो आया था वो आया था, अगर यहाँ का वोल्टेज जो हमने लगाया उसका एम्पलीट्यूड, V नोड स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, V नोड बाय √2। और IRMS, इसी तरह से आप IRMS फाइंड कर सकते हो। IRMS इक्वल टू हो जाएगा VRMS, बिकॉज इसमें जो करंट होगा अब वो होगा IRMS। तो VRMS बाय R, सो V नोड बाय √2 इंटू R। तो V नोड बाय R जो होगा वो होगा करंट का एम्पलीट्यूड इस सर्किट के अंदर, जो करंट का वेरिएशन हो रहा होगा I इक्वल टू, अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूं कैसे। तो दैट इज I नोड, हमने देखा था I नोड साइन ओमेगा टी होगा, और ये V नोड बाय R जो है हमारा I नोड बाय R होगा, I नोड बाय √2 होगा। सो दिस इज द VRMS। तो ये जो वैल्यू है IRMS, ये जो भी चीज हमने निकाला है, जब हम यहाँ पे सोर्स लगा रहे हैं और उस सोर्स में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका वेरिएशन हार्मोनिक है, यानी चाहे तो V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी हो सकता है, या फिर V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो सकता है, या फिर V इक्वल टू आपका वी नोड कॉस ओमेगा टी हो सकता है, या फिर V इक्वल टू वी नोड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो सकता है, या फिर यहाँ प्लस माइनस फाइव हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इस टाइप का वोल्टेज लगाते हो, ये या ये या ये या ये, उन सभी केस में आपको जो VRMS की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। आप कर सकते हो, मैंने जैसे कल उस दिन निकाला था इसके लिए, आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हो। तो सबके लिए सेम मिलेगा VRMS की वैल्यू और IRMS की वैल्यू। बट लेट अस अज्यूम मैंने ऐसा वोल्टेज नहीं लगाया, मैंने वोल्टेज कुछ ऐसा लगाया
कि हमने ऐसा कोई सोर्स लगाया जिसका वोल्टेज V इक्वल टू, मैं कह रहा हूं, V नोड e की पावर -3t है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज है उसका वेरिएशन साइनसोइडल नहीं है, मींस हार्मोनिक नहीं है, बल्कि ये जो वोल्टेज है टाइम के साथ, जैसे से टाइम, ये टाइम बना दिया, यहां पे वोल्टेज बना दिया, तो टाइम के साथ घटेगा। मींस हम इस रेजिस्टेंस के साथ ऐसा सोर्स लगा रहे हैं जिसका वोल्टेज जो है टाइम के साथ घट रहा है। ठीक है, लाइक हमारे पास ऐसे करके समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर एक बैटरी है, बट और यू नो दैट ओवर द टाइम बैटरी का एज जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा वो भी चेंज करेगा, इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो ओवर द टाइम यू कैन सी द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी इज एक्चुअली डिक्रीज। तो और ऐसा भी कोई सोर्स हो सकता है जिसमें वोल्टेज का वेरिएशन साइनसोइडल ना हो। अगर ऐसा है तो V नोड बाय √2 आएगा या फिर ये आएगा, बट अगर नहीं है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो फिर हम कैसे निकालेंगे VRMS की वैल्यू, दैट इज द क्वेश्चन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द VRMS। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, हमारे पास ये लगा देंगे रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये सोर्स हो जाएगा, तो ये जो एवरेज पावर डिसिपेट करेगा इधर उतना ही करेगा इधर। तो एक्चुअली में हमें, बट अगर मैं ये पूरा प्रोसीजर लगाऊं तो यू कैन सी इट्स वेरी लॉन्ग और इसे कैलकुलेट करना हो जाएगा डिफिकल्ट। तो क्या करते हैं हम एक्चुअली में, रूट मीन स्क्वायर, इसको इसको पूरा अगर पढ़ोगे तो इसका मीनिंग है रूट, इसका मतलब है रूट रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अब इसको अगर समझने के मैथमेटिकली समझो तो पहले आपके पास ये जो वोल्टेज है जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो अगर इसका मुझे रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी स्क्वायर, हम क्या करेंगे इस वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे, देन वी टेक स्क्वायर, बिकॉज यहां पर अब ये स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस स्क्वायर, मीन ऑफ दिस स्क्वायर। तो मीन कैसे निकालते हैं, dt, जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक, जीरो से लेकर के टी तक dt, ये मीन हो गया, किसका मीन हुआ, इट इज द मीन, मीन ऑफ v स्क्वायर। अब इसी जो क्वांटिटी हमें मिला इसका हम क्या कर देंगे, अगर रूट फाइंड कर ले तो ये हो जाएगा आपका जीरो से लेकर के टी तक v स्क्वायर dt अपॉन जीरो से लेकर के टी तक dt, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। सो दिस इज अवर VRMS। So in this manner, by using this formula, we can find out VRMS. So you have to do some mathematical manipulation to find out the VRMS. But नीट के अंदर, अब कहो कि नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सो नीट के अंदर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज आपको पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और मे बी आ भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रिजिड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बट वी हैव टू नो हाउ टू फाइंड आउट दिस थिंग। सो सिंपल यू हैव टू नो इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, बेसिक हमने पढ़ा था, तो ये हो गया, हम निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है, एक्चुअली दिस इज द मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स में यूज होता है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है स्टैटिक्स का। ओके चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, देन आप लोग उसके ऊपर काफी प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। तो लेट्स सपोज
I want to find out the VRMS of this quantity. Okay. Now, तो V इक्वल टू लेट सपोज हमारे पास V नोड E की पावर, मैं कहता हूं सपोज AT है, एक जनरल केस ले लिया, AT है, वेयर A is constant, A is constant, A is constant. In this case you can say A is equal to -3. तो सपोज A is any constant, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फाइंड स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा V नोड का स्क्वायर इंटू E की पावर AT का स्क्वायर, और किसी चीज का इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, V नोड का स्क्वायर E की पावर 2 इंटू AT. So this is the V square. Now I'm going to find out the mean. तो मीन के लिए आपको टाइम पीरियड बताना चाहिए कि किस टाइम पर आपको मीन निकालना है. तो लेट सपोज मैंने कह दिया t इक्वल टू 0 टू t1. इस टाइम के लिए हमें ये दे रखा होगा कि इस टाइम के लिए मीन निकालो, ये गिवन होगा. t1 5 सेकंड हो सकता है, 6 सेकंड हो सकता है, 7 सेकंड हो सकता है, जो भी होना होगा वो दे रखा होगा आपको. तो ये पुट कर देते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स है दैट्स वाई, 0 टू t है ना, 0 से t1, t1 V नोड का स्क्वायर E की पावर 2AT dt अपॉन 0 से लेकर के t1 dt. ओके, नाउ V नोड तो आपका कांस्टेंट है, तो V नोड का स्क्वायर कांस्टेंट हो गया. अब E की पावर x का, E की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझको, व्हाट इज दिस? E की पावर x का इंटीग्रेशन, E की पावर x का इंटीग्रेशन E की पावर x ही होता है, ठीक है. बट अगर सपोज यहां पे कहूं 0 से लेकर E की पावर यदि ax प्लस बी dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E की पावर ax प्लस बी डिवाइड बाय, इस x के साथ मल्टीप्लाई है a, तो यहां a से डिवाइड कर देंगे बस. तो यहां पर वही कर रखा है, x के बदले यहां पे है t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा E की पावर 2at डिवाइड बाय 2a, 0 से लेकर के t1 तक डिवाइड बाय, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t1 पावर 1/2, V नोड का स्क्वायर t1 पुट कर दो यहां पे, तो E की पावर 2a t1 अपॉन 2a इंटू t1, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, E की पावर 0 मीन्स 1, सो 1 अपॉन 2a t1, इसका 1/2. So this is the VRMS. VRMS is equal to, you can say, V नोड का स्क्वायर E की पावर 2a t1 अपॉन 2a t1 माइनस 1/2a t1 की पावर 1/2. तो ये वैल्यू दे रखा होगा आपको, a पता होगा, t1 पता होगा, then you can find out the VRMS. Okay, any problem? No, sir. Sir. यस, ओके. तो ये हमारा कहानी था, ये VRMS. मेन फंडा समझो, हम मेन हमें यहाँ पे फिजिकल मीनिंग था हमारा इसका समझना कि एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस AC source into DC source. So if we convert into this, then what we have to do, we have to replace this source by a DC source. So if we replace, we have to apply
the voltage here. So the voltage should be this, such that the power dissipation, average power dissipation will be same. Yes. Okay. Now, अब मैं वन बाय वन कनेक्ट कर रहा हूं एक, आप इसको यहां पर मैंने फेजर डायग्राम आप लोगों को बताया था, सो बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, I again explain. So see this thing. देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास फिर से एक एसी है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और इसको मैंने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. यहां पर जो मैं सोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसका वोल्टेज वी नोड साइन ओमेगा टी है. तो देखिए फेजर डायग्राम क्या होता है. फेजर डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है? टू रिप्रेजेंट द फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी, हार्मोनिकली फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट हार्मोनिकली फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी. तो यू कैन सी यहां पर हमारे पास वोल्टेज, हमने जो सोर्स अप्लाई किया है, ये जो सोर्स है दैट इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग बट हार्मोनिकली, जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स. सो आई वांट टू रिप्रेजेंट this by a vector diagram. Phasor diagram is what kind of diagram? It is a vector diagram. Vector diagram. Okay. So मैंने सपोज एक वेक्टर बनाया यहां पर. दिस इज द आवर वन वेक्टर जिसका लेंथ ध्यान रखना है, जिसका लेंथ उस फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड होगा. तो यहां पर अगर मुझे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है, इस डायग्राम से इसको मुझे इस डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो लेंथ है वेक्टर का, वो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी. तो यहां फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ वेक्टर is amplitude of fluctuating quantity. So this is our fluctuating quantity V. So that is the length. Okay. अब यहां पर एक चीज और देखना है, V नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है या फिर माइनस होता है. तो अगर ये चीज जीरो दे रखा है, फाई इक्वल टू जीरो, तो ये जो डायग्राम बनेगा, ये जो वेक्टर बनाओगे वो ओवर द एक्स एक्सिस बनाओगे. बट अगर मान लो यहीं पर ये क्वेश्चन में दे रखा होता वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 दे रखा होता, या सपोज पाई बाय 2 नहीं दे रखा होता, 30 डिग्री दे रखा होता, लेट सपोज पाई बाय 3 60 डिग्री रखा हो, पाई बाय 3 दे रखा है. तो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं समथिंग. सो व्हाट वी डू, हम यहां पर ऐसे करके बनाएंगे वेक्टर जिसका लेंथ होगा वी नोड, बट ये जो एंगल है जब ऐड करेंगे, जब फेज डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो वेक्टर को रोटेट करना है विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. तो ये एंगल होगा आपका पाई बाय 3. तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 को. और ध्यान रखना एक चीज और है, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. तो इस वेक्टर को उतने ही एंगुलर स्पीड से घुमाना है, जितना आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा. तो लेट सपोज मैं यहां पे ओमेगा 1 कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये ओमेगा 1 आएगा. तो इसका स्पीड जो होगा, इसका एंगुलर स्पीड जो होगा वही होगा जो इसका फ्रीक्वेंसी है. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था, ऐसा क्यों होता है जब मैंने सर्कुलर मोशन को कनेक्ट किया था.
ओके ना, ये वाला इसका स्पीड कितना है ओमेगा, तो ये रोटेट कर रहा होगा कितने स्पीड से, ओमेगा स्पीड से। ओमेगा की हाँ, इसको एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के इस ये एक तरीका है, ये एसी अल्टरनेटिंग कोई चीज फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी है, उसको हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, बहुत सारा तरीका है, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत इजी तरीका है। तो बस तुम्हें ध्यान रखना है ओमेगा क्या है, यहाँ पर वी नोड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सब चीजें। अच्छा, अगर कुछ चीज नेगेटिव हो जाता, लेट सपोज मैं कहता कि ये वी नोड, सपोज मैं कहता वी नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 दे रखा है, तो जब माइनस पाई बाय 6 दे रखा होगा, देन यू हैव टू ड्रॉ इन दिस मैनर, एंटी क्लॉक देन क्लॉकवाइज, सो दिस इज द पाई बाय 6, और इसकी स्पीड अगेन, बट यहां पर देखिए प्लस ही साइन है, ओमेगा के साथ प्लस साइन है, सो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, बट इसकी स्पीड ओमेगा 2 होगी। सो दिस इज द फेजर डायग्राम, इट इज अ वेक्टर डायग्राम which represent the fluctuating quantity, fluctuating quantity. ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। यस। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर आऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि यहां पर हमने जो सोर्स लगाया उसका वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, और इसमें करंट जो होगा, करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, व्हाट इज दैट, V इक्वल टू वी नो दैट I इंटू R होता है, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R, यानी ये आ जाएगा V नोट बाय R साइन ओमेगा t. So you can see current is also changed with respect to the time. Current is also changing with respect to the time, and voltage is also changing with respect to the time. So what is the phase difference between these two quantity? क्या चीज डिफरेंट, क्या क्या चीज डिफरेंट है इसमें, करंट और वोल्टेज में क्या क्या चीज डिफरेंट है? ओनली यू कैन सी इसका, हाँ इसका एम्पलीट्यूड जो है वी नोड है, और इसका एम्पलीट्यूड पर कितना है, वी नोड बाय आर है, सिर्फ एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड ये इस वाले क्वांटिटी का, ये जो वोल्टेज है और करंट है इसका एम्पलीट्यूड ही डिफरेंट है, बाकी इसकी भी, इसमें जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और करंट जो होगा इसके अंदर उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है। दूसरा, बट फेज डिफरेंस, ये पूरा का पूरा कहलाता है फेज, दैट होल थिंग इज कॉल्ड फेज, फेज, तो ये जो फेज ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी, इसका भी फेज कितना है ओमेगा टी, तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, वोल्टेज और करंट अगर मैं इसे फेजर डायग्राम पे ड्रॉ करूंगा दोनों वेक्टर्स के लिए, वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। ओके, तो इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, तो ये हो गया आपका, लेट सपोज मैंने वोल्टेज के लिए बनाया वेक्टर, सो दिस इज द V नोड, लेंथ इज V नोड, करंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, दिस इज द I नोड, लेंथ कितना होगा इसका I नोड, बट ये किसके रहा होगा, V नोड बाय R, और दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, तो दोनों ओमेगा से, बट दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात आया क्या समझ में, कि अगर रेजिस्टेंस को हम लोग एसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो सोर्स का जिस जिस फेज में सोर्स होगा, जिस फेज में सोर्स होगा उसी फेज में आपको करंट मिलेगा, उसी फेज में आपको करंट मिलेगा, बट लेट सपोज व्हाट वी डू, लेट सपोज मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस ना लगा करके कैपेसिटर लगा दिया एसी के साथ, एसी के साथ मैंने कैपेसिटर लगा दिया,
कैपेसिटर लगा दिया, ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी होगा। ओके, नाउ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यही है V नोड साइन ओमेगा टी, बट इसमें जो करंट होगा, इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा। पहले हम देखते हैं कि इसके इस जैसे हम इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगाएंगे तो इस पे चार्ज आएगा, मान लो एक पे आया प्लस Q, मान लेते हैं भी जरूरी नहीं है क्योंकि चार्ज फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो एक पे आएगा प्लस Q, एक पे आएगा माइनस Q। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इक्वल टू you can say what charge equal to Q इक्वल टू कैपेसिटेंस इसका मान लेते हैं C, तो C इंटू V, C इंटू V। Okay, now C, what is the V? That is V node sin omega t। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट dq बाई dt, that comes to be what? C V node by ओमेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा टी, और यहां पे मल्टीप्लाई है ओमेगा तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। नाउ इसी को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, वी नोड अपॉन, ओ सॉरी यहां पे ओमेगा से डिवाइड नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं है ना, डिफरेंशिएशन है, सो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, यहां ओमेगा आएगा। इसी को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन सी बाय ओमेगा, और ओमेगा सी इंटू में कॉस ओमेगा टी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी नोड इज, ये दिस इज समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज कांस्टेंट, इसका नाम है वी नोड अपॉन, इसको मैं एक कांस्टेंट से रिप्लेस करता हूं, दैट इज एक्स सी, कॉस ओमेगा टी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम यहां पर? ये कैसे लिख दिया मैंने? नो सर। देखिए ये मैं इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस अगर मैं माइनस ओमेगा टी कहूं तो भी किसके बराबर होगा? कॉस ओमेगा टी के होगा, और साइन और यू कैन से ऐसे करके, नहीं ये उल्टा हो गया क्या, 1 मिनट, यहां पे प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ओके, नाउ दिस इज वी नोड बाय एक्स सी is your what? Because dq by dt is current, so this is v node by x is your current, amplitude of the current, I node sin omega t plus pi by 2 is equal to I. So something, this xc, you can see this xc behave like a resistance, ये जो xc है, ये जो xc है which is equal to 1 by omega c, ये आपका कुछ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मींस अगर मैं इसको, इस कैपेसिटर को अगर रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 बाय ओमेगा सी। इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। अब यहां पर ये जो पाई बाई 2, अब देखिए इसमें, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? एक तो आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, इसमें जो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है उसका एम्पलीट्यूड वी नोड था, यहां पर जो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी करंट है उसका एम्पलीट्यूड वी नोड बाय एक्स सी हो गया है।
और साथ में फेज में डिफरेंस आ गया है, मींस इसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज का जो फेज है उससे डिफरेंट होगा और वो आगे चल रहा होगा। अगर आप देखो वोल्टेज यहां पर, वोल्टेज का फेज ओमेगा ओमेगा टी है, तो इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। मींस करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा होगा। यहां पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि यहां पर इन कैपेसिटर कैपेसिटर वोल्टेज, वोल्टेज नहीं, करंट, करंट लीड, करंट लीड बाय वोल्टेज, वोल्टेज बाय pi by 2, where pi by 2 is a phase difference, is a phase difference, difference between current and voltage. So यहां पे लीड कर रहा है, यहां पे लीड कर रहा है, आगे चलेगा। मींस t इक्वल टू 0 पर वोल्टेज 0 होगा, बट अगर t इक्वल टू 0 पुट करो यहां पे तो करंट आपको सर्किट में 0 नहीं मिलेगा। मींस हम वोल्टेज यहां पे 0 अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास करंट है। सो दैट इज एक्चुअली लीड, आगे आगे चलेगा, वोल्टेज से आगे आगे चलेगा। सो दैट्स व्हाई वी से दैट वोल्टेज करंट इन दिस सर्किट लीड बाय वोल्टेज। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें? सो नाउ सेम टू सेम, so this is the वोल्टेज, यहां पे मैंने रखा वोल्टेज, यहां पे रखा वोल्टेज, V नोड हो गया इसका लेंथ, और करंट जो है वो लीड कर रहा है। सो करंट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, बट कितने एंगल पे, पाई बाय 2 से, प्लस पाई बाय 2 आया है। सो दिस इज द करंट आई नोड, इसका लेंथ आई नोड होगा, दैट इज V नोड बाय एक्स सी। सो दिस इज द एंगल पाई बाय 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, मुझे अब बताना, पावर, मुझे एवरेज पावर निकालना हो इस सर्किट में कि कितना एवरेज पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्या निकाल सकता हूं मैं? एवरेज निकालना है। हाँ, एवरेज पावर निकालना है, क्या निकाल सकता हूं मैं? कैसे पावर कैसे निकालोगे, पावर कैसे निकालोगे? अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालोगे? P इज इक्वल टू V इंटू आई, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो पावर होगा सर्किट के अंदर, दैट इज V इंटू आई। तो V हमने, हमारे पास क्या था, V नोड साइन ओमेगा टी। करंट जो मिला हमको, I नोड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मीन्स ये आ जाएगा V नोड इंटू आई नोड साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दैट इज द एवरेज। एवरेज निकलेगा कैसे? 0 से लेकर के कैपिटल T तक, वे T इज द टाइम पीरियड, एंड T इक्वल टू होगा 2 पाई बाय ओमेगा, P इंटू डी टी डिवाइड बाय 0 से लेकर के T तक dt। यदि आप निकालोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, सो दिस कम्स टू बी 0, दिस कम्स टू बी 0। मींस अगर आप आइडियल कैपेसिटर को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए ये मैंने कल बताया था कि यदि हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं एसी के साथ, तो इस वाले केस में जो एवरेज पावर आता वो आता V नोड आई नोड बाई √2, सॉरी V नोड इंटू आई नोड बाई 2 ओके 2, क्योंकि हमने देखा था ये था V नोड का स्क्वायर बाय √2/R था, तो यही चीज आएगा V नोड बाय I√2। यानी रेजिस्टेंस को यदि हम वोल्टेज के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। बट अगर आइडियल कैपेसिटर को हम लोग लगाते हैं, अगर आइडियल कैपेसिटर को लगाते हैं, मींस जिसका रेजिस्टेंस है ही नहीं,
तो एवरेज पावर क्या आएगा, 0 आएगा। और ये हम लोग देखते भी थे कि अगर हम कैपेसिटर का बेसिक काम क्या होता है, टू स्टोर व्हाट एनर्जी, टू स्टोर द एनर्जी, नॉट टू डेसिपेट द एनर्जी। सो इट ओनली on the average this will not dissipate any energy। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वोल्टेज और करंट के बीच में, यू कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर, वोल्टेज और करंट के बीच में, जैसे इस वाले केस में था, यहां पर यदि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, इन अ सर्किट, यहां पे 0 है, so this is 0। So when phase difference between voltage and current is 0, then average power dissipation will be maximum। We will prove this thing, this is maximum, which is V node I node by 2, or you can say V node square by 2R, or you can say I node square by 2R, or you can say VRMS का square by R, या IRMS का स्क्वायर इंटू आर। दिस इज मैक्सिमम, ये सभी एक ही फॉर्मूला है। बट इफ द फेज डिफरेंस, यू कैन से इफ द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, इफ द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, फाई इज 90 डिग्री, मींस वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री आया, सो एवरेज पावर इज 0, एवरेज पावर इज 0, एवरेज पावर इज 0। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो बेसिकली इसका मुझे फिर इस एसी वाले सर्किट में लगाने का पर्पस क्या हुआ, व्हाट इज द पर्पस, ये इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी आर अप्लाइंग? एनर्जी स्टोर करने के लिए। हाँ, एनर्जी, बट ऑन द एवरेज अगर देखो तो पावर कुछ, मतलब ये जो सोर्स पावर डेसिपेशन 0 है, मींस ये हम एवरेज पावर किसका निकाल रहे हैं कि जो बैटरी प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट इज आल्सो 0, दैट इज आल्सो 0। अब बैटरी के लिए भी कर सकते हो, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पी, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एक्चुअली क्या है, एवरेज पावर, यू कैन आल्सो से, ये सिंपल सा चीज है। यहां पर देखिए कि जो बैटरी पावर प्रोड्यूस कर रहा था वही पावर यहां से डेसिपेट हो रहा था, उसी तरह से यहां से बैटरी जो एवरेज पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो यही कर रहा है, बट एवरेज पावर प्रोड्यूस बाय, दिस इज द एवरेज पावर, यू कैन से आल्सो एवरेज पावर produced by battery, this is 0, this is 0 if we connect this capacitor to this AC source। so what is the purpose here, why we are connecting this? देखिए डीसी के साथ कनेक्ट करते तो क्या था, आधा एनर्जी जो है 50% स्टोर करता है, 50% डिसिपेट कर देता है, वी विल, हमने देखा था, ये प्रूफ किया था। बट व्हाट इज द पर्पस टू अप्लाई कैपेसिटर इन एसी सर्किट? ओके, मैं थोड़ा इस पे बाद में आता हूं, थोड़ा सा बाद में आता हूं। बेसिकली इट इज बिहेव लाइक अ लो पास फिल्टर। ओके, आई विल कम। ओके, अभी लो पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर क्या होता है, स्पीकर हम लोग देखेंगे अभी तो उसमें। सो नाउ अगर इंस्टेंट ऑफ यूजिंग दिस कैपेसिटर, अगर मैं मान लो इंडक्टर लगा देता, नाउ आई एम अप्लाइंग इंडक्टर, सो दिस इज द इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L है, एंड दिस इज द आइडियल इंडक्टर, रिमेंबर इंडक्टर। So here we have AC. Now इंडक्टर, यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V इक्वल टू V नोड साइन ओमेगा टी अगेन। सो वी नो दैट वोल्टेज इज चेंजिंग हियर, एक्चुअली वोल्टेज यहां पर क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। सो द करंट इन दिस सर्किट इज आल्सो चेंज,
current is in this circuit also change. So current, so what is the potential difference across this inductor? कोई मुझे बताएगा, what is the potential difference across the inductor? What is the potential difference across the inductor? जनरेट होगा कि नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस? होगा। ओके, क्या होगा? ओके, एक एग्जाम्पल, पहले ये मुझे आंसर दो। अगर मैं इंडक्टर लगाता यहां पर और मैं इसे डीसी के साथ कनेक्ट कर देता, तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता? क्या ये कोई एनर्जी स्टोर करता? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर इन डीसी सर्किट? क्या था? एनर्जी स्टोर करते, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। ओके, बट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? करंट से। हाँ, करंट, बट करंट तो कांस्टेंट है ना इसमें, करंट तो कांस्टेंट है। व्हाट इज, तो फिर करंट कहां से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा फिर। क्या था कि दिस इज द सेल्फ वर्क ऑन द सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल। इफ करंट चेंज सब भूल जाते हो। इफ करंट चेंज, देन व्हाट हैपन, ईएमएफ विल इंड्यूस अक्रॉस दिस इंडक्टर। तो जैसे मैंने बताया था, अगर करंट मान लो यहां पर चेंज कर रहा होता और करंट लेट सपोज इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा ताकि उस इंक्रीज करंट को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। मैंने बताया था इंडक्टर का बेसिकली काम होता है टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ करंट, फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज इनसाइड इन अ डीसी सर्किट और एनी सर्किट। तो बेसिकली व्हाट हैपन हियर, करंट इज एक्चुअली चेंज। तो लेट सपोज करंट, क्योंकि यहां वोल्टेज इज चेंज, तो क्या हो गया, मान लो एक टाइम पे करंट इंक्रीज कर रहा होगा, एक टाइम पे करंट डिक्रीज कर रहा होगा। सो वट एवर हैपनिंग, either current is increase or decrease because voltage is fluctuating. So what happen, across this what happen, EMF will induced, EMF is induced, EMF is induced. So what is the induced EMF across the inductor? If I'm saying that current is increasing, current agar increase kar raha, so what is the EMF induced across the inductor? माइनस एल डी आई बाई डी टी। L di by dt, L di by dt ऐसे करके होगा। अगर करंट इंड्यूस जो होगा वो ऐसे करके होगा, L di by dt, है ना, माइनस L di by dt, और मैग्नीट्यूड आप कह सकते हो L di by dt। तो इफ यू अप्लाई ओम्स लॉ, सॉरी किरचॉफ लॉ, ऐसे करके किरचॉफ लॉ लगाओ, ठीक है, देन ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये हाई, ये लो, तो लगाओगे तो ये आ जाएगा कि वोल्टेज V इक्वल टू L di by dt। मींस इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यही होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू V नोड साइन ओमेगा t इक्वल टू L di by dt। नाउ हम लिख सकते हैं di by dt is equal to V node by L sin omega t। Now what is the I? di is equal to V node by L, because हमारा पर्पस है करंट फाइंड करना, sin omega t dt। If integrate both side or assume what, t equal to 0, at t equal to 0 current is 0, this is the assumption, means we assume that at t equal to 0 there will be no current, at any time t we have current I, so the integration become I is equal to V node by L is constant, integration of sine is minus cos omega t, here omega is multiply, तो इंटीग्रेशन कर रहे, that's why I have to divide by omega,
फ्रॉम 0 टू, ओके, 0 से, अच्छा 0 से लेंगे या फिर कहीं और से लेंगे? एक मिनट, ये जो कांस्टेंट है, ये जो हम, अच्छा 0, ओके, 0 से करना चाहिए इंटीग्रेशन या फिर कहीं और से करना चाहिए? हम्म, 0 से करना चाहिए, कहीं और से करना चाहिए? अगर देखो 0 से करोगे तो प्रॉब्लम है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? इसको आप अभी लिमिट मत पुट करो, एक काम करो, लिमिट मत पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा। वी नोड बाय एल प्लस क्या आएगा, अगर लिमिट नहीं पुट करोगे तो कांस्टेंट आएगा सी। तो ये इंटीग्रेशन आ गया आई इक्वल टू वी नोड बाय ओमेगा इंटू एल। अच्छा, माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी है, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं माइनस साइन थीटा कह सकते हैं। ओके, अगर मैं कॉस, सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करूं, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा माइनस में 90 डिग्री, है ना? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा माइनस, लिख सकता हूं ना? मैंने सर माइनस कॉमन निकाला है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस में 90 डिग्री, करेक्ट? यस सर। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा माइनस में 90 डिग्री, करेक्ट? यस सर। अच्छा, तो एक काम करो, थीटा का वैल्यू यहां पे ओमेगा टी पुट कर दो, तो जैसे ओमेगा टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस में 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं। सो यहां पर जो करंट होगा आई इक्वल टू वी नोड बाई ओमेगा इंटू एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। ओके, नाउ करंट कब मुझको जीरो जीरो मिलेगा, अगर मुझे करंट जीरो चाहिए, करंट आई, अच्छा एक काम करते हैं, आई इक्वल टू ये क्या हो गया, वी नोड बाय एक्स, वी नोड बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 प्लस सी, वेर एक्सएल क्या है आपका यहां पर, दैट इज ओमेगा इंटू एल, इसे कहते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस नहीं इंडक्टेंस, इसे कहते हैं इंडक्टेंस, ऊपर वाले को कैपेसिटेंस कहते थे, इसको रिएक्टेंस भी बोलते हैं और कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ये कैपेसिटेंस भी कहते हैं इसको, कैपेसिटेंस, और इसे इंडक्टेंस, और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस, और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है? तो आई इक्वल टू आ गया आपका वी नोड बाय एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। ओके, तो अगर मैं कहूं t इक्वल टू टी इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर करंट आपका, करंट आपका, करंट आपका t इक्वल टू 0 पर माइनस आई नोड हो गया, माइनस आई नोड हो गया, t इक्वल टू 0 पुट करो यहां पर, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नोड साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस सी, बट करंट कितना हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर, आई नोड,
साइन माइनस पाई बाय 2 कितना होता है? -1। सॉरी नॉट माइनस, दिस इज प्लस, माइनस, एक मिनट, आई नोड प्लस आई नोड आया ना, क्या आ रहा था ये, आई इक्वल टू आई नोड, ये माइनस आई नोड आएगा, ये माइनस आई नोड आ रहा है, सो आई इक्वल टू, yes, I equal to minus I node, I equal to minus I node, yes, I, that is I node minus I node plus C, तो C equal to कितना आ जाएगा? 0। so this is the assumption, T equal to 0 पर हम मान के चलते हैं करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज है। एट T equal to 0 पर करंट क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि T इक्वल टू 0 पर करंट जो होगा, 1 मिनट, माइनस आई नोड होगा। माइनस आई नोड से मतलब क्या है, करंट जो हैगा T इक्वल टू 0 पर वो इसके अंदर इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो करंट I इक्वल टू आ गया हमारा आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वेयर आई नोड is equal to V node by XL, where this is V node by omega L. Very important. तो अब यहां देख सकते हो फिर से करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है, पाई बाय 2 का है। तो एवरेज पावर अगेन दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। मींस ऑन द एवरेज बैटरी कोई भी पावर जनरेट नहीं करेगा अगर हम इंडक्टर को यहां पे लगाते हैं, यानी ये कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा होगा। और इसका अगर फेजर डायग्राम बनाओगे देन फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? फेजर डायग्राम बनेगा आपका, यहां पर मैंने बनाया वोल्टेज, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 दे रखा था वोल्टेज में, दिस इज 0 वी नोड, और जो आपका करंट मिलेगा वो लैग कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। दैट इज आई नोड विच इज वी नोड बाय एक्स एल। मीन्स करंट जो है लैग कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब लैग करने का मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ये 0 होगा, बट करंट आपका 0 नहीं होगा, वो उल्टे डायरेक्शन में होगा। मींस उल्टे डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम होगा, इसीलिए ये लैग करता है। इसके रेजिस्टेंस, जब इंडक्टेंस को हम लोग, इंडक्टर को जब हम लोग एसी के साथ कनेक्ट करते हैं देन इसके अंदर करंट लैग करता है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर करंट उल्टे डायरेक्शन में होता है। उल्टे डायरेक्शन मतलब अगर टी इक्वल टू 0 पे अगर मैं कह रहा हूं ये हाई पोटेंशियल होना चाहिए, लो पोटेंशियल होना चाहिए, बट करंट फिर भी इस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, वोल्टेज के सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। सो दिस इज द leg when we connect the ideal capacitor to the AC, इसमें लीड करता है। so I can write this thing, when we connect inductor to the AC, then current lag by voltage by pi by 2, okay, any problem? No, sir. okay, now अब थोड़ा सा इनसाइट देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टू थिंग्स इन एसी। तो हमने कैपेसिटर वाले केस में देखा आई नोड जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा वी नोड बाय एक्स सी, और दिस इज इन द केस ऑफ कैपेसिटर। और इन केस ऑफ इंडक्टर मैक्सिमम करंट जो होगा सर्किट के अंदर वी नोड बाय एक्सएल होगा, वेयर एक्सी जो है आपका यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी है, और एक्सएल जो है ये मेरा क्या है 1 अपॉन, सॉरी ये ओमेगा इनटू सी है। अब देखिए दिस इज कॉल्ड
दिस एंड जब हम कैपेसिटर को सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मींस हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, वी नोड साइन ओमेगा टी। तो कैपेसिटर क्या करेगा, अगर मान लो करंट, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इफ ओमेगा इज वेरी लेस, ओमेगा इज वेरी लेस, अगर ओमेगा बहुत कम होगा देन एक्सी बिकम वेरी हाई, एक्सी बिकम वेरी हाई, और एक्सी अगर बहुत ज्यादा हो गया देन मैक्सिमम करंट बिकम ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। मींस हुआ क्या, यानी अगर मैं यहां पर लो वोल्टेज का सोर्स लगाऊंगा, लो फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी का यहां पर सोर्स लगाऊंगा तो सर्किट के अंदर मुझे करंट जीरो मिलेगा, मींस रिस्पॉन्स जो है वो मुझे जीरो मिल रहा है, मींस हमें यहां पर कोई भी करंट नहीं मिलेगा सर्किट के अंदर। मींस अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं देन वी हैव नो करंट, बट वहीं पर अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी को यहां पर यूज करता, अगर ओमेगा इज हाई, मींस मैं यहां पे जो सोर्स लगा था उसकी फ्रीक्वेंसी यदि हाई होती तो आपका जो एक्सी होगा वो क्या होगा, काफी लो होगा, और एक्सी काफी लो हुआ इसका मतलब करंट जो होगा आपका वो काफी हाई होगा। तो इसका मतलब इसने क्या किया कि अगर हमने, कैपेसिटर ने काम क्या किया, कैपेसिटर ने काम ये किया कि यदि हम लो फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स यदि यहां पे लगाते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर दे रहा है, उसके वजह से कोई भी करंट प्रोड्यूस होने नहीं दे रहा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर। सो हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सोर्स है, मान लो हमारे पास एक सोर्स नहीं है, हमारे पास कई सारे सोर्सेस हैं, कई सारे सोर्सेस हैं जो वोल्टेज को जो है सप्लाई कर रहा है, ये यही सोर्स है, यही सोर्स एक फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने मान लिया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कांस्टेंट है, बट मान के चलो यही सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। वी नो दैट हाउ वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, एसी जनरेटर में बताया था, यदि हम रोटर का स्पीड चेंज करेंगे, रोटर का स्पीड चेंज एसी जनरेटर में बताया था, अगर रोटर का स्पीड चेंज करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, अगर लो फ्रीक्वेंसी हुआ, अगर हमारा सोर्स का लो फ्रीक्वेंसी हुआ तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा, मींस उसको ब्लॉक कर देगा, करंट यहां पे मिलेगा ही नहीं आपको, बट अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो उसे पास कर देगा, मींस हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो वोल्टेज होगा उसको ये पास करेगा, उस पे ये रिएक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। इन सेम वे अगर हमारे पास यहीं पर इंडक्टर लगा दिया मैंने, यहीं पर इंडक्टर लगा दिया, यहां पर इंडक्टर लगा दिया, तो अगर देख सकते हो अगर ओमेगा बहुत कम हुआ, यहां पे ओमेगा इज वेरी लेस, देन ओमेगा अगर बहुत कम होगा देन एक्सएल दैट इज ऑल्सो लेस, और एक्सएल अगर लेस देन करंट इज हाई। तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, इट पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इट पास, इट पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, but this pass low frequency signal, this pass low frequency signal, वहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को मींस वोल्टेज को ये ब्लॉक करेगा। इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका स्पीकर जो है काम करता है, जो बुफर वगैरह होता है उसमें आपने देखा होगा, उसमें दो टाइप का स्पीकर लगा होता है, एक छोटा वाला लगा होता है ऊपर में और एक बड़ा सा स्पीकर लगा होता है, ठीक है। ओके, एक्चुअली स्पीकर कैसे प्रोड्यूस करता है, कुछ आइडिया है कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेट होता है ना। हाँ, वाइब्रेट होता है। वो कैसे वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट कैसे होता है, अपने आप तो नहीं होता होगा। इलेक्ट्रिक। हाँ, मीन्स वी आर कनेक्टिंग दिस डिवाइस टू द सर्टेन डिवाइस,
मान लो मैं अपने लैपटॉप से ही गाना चलाना चाहता हूँ, तो पहले मुझे से लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन व्हाट लैपटॉप क्या करेगा, क्या पास क्या क्या देगा आपको स्पीकर को? एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिक देगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, मींस इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज हम एक्चुअली यहां पर इसके अक्रॉस जो है प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। ओके, अब मैं चाहता हूं गाना जो बजे उसका उसका जो वो है, क्या कहते हैं, उसमें जो ढोल है, उसमें जो ढोल बजता है, तो उस ढोल की उसकी ज्यादा आवाज हो, है ना, ज्यादा धम 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 ज्यादा करे। तो क्या करूंगा मैं यहां से मैं बड़े वाला जो स्पीकर है उसको बजाने की कोशिश करूंगा, इसको बजाने की कोशिश करूंगा। अब ये बजेगा कैसे? मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से सिग्नल भेजना पड़ेगा। सिग्नल किस फॉर्म में भेज सकता हूं? वोल्टेज के फॉर्म में भेजूंगा। सिग्नल जो भेजूंगा वो वोल्टेज के फॉर्म में भेजूंगा, वोल्टेज के फॉर्म में। यहां से जो भी मैं लैपटॉप से की प्रेस कर रहा हूं, जो उस की को प्रेस करने पे वहां पे वोल्टेज क्रिएट होगा। ओके, बट मैं चाहता हूं गाना जो बजे उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, मैं नहीं चाहता कि गाना लो फ्रीक्वेंसी पे बजे, मैं चाहता हूं गाना हाई फ्रीक्वेंसी पे बजे, ठीक है, का हाई फ्रीक्वेंसी पे बजे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो भी की प्रेस करूंगा उससे क्या होगा, हाई वोल्टेज वाला करंट जो है, वोल्टेज हाई वोल्टेज जो है यहां से पास होगा, मेरे पीसी से हाई वोल्टेज पास होगा। तो वो क्या यहां पर लगा होगा आपका, इसी इसी के अंदर इंडक्टर भी लगा होगा और कैपेसिटर भी लगा होगा। तो कैपेसिटर क्या करेगा, इस वोल्टेज को पास करा देगा, बट इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। इंडक्टर लगा होगा छोटे वाले के साथ और कैपेसिटर जो लगा होगा बड़े वाले के साथ। तो जैसे ही सिग्नल मैंने पास किया, तो मशीन तो नहीं समझता ना कि मुझे छोटे वाले के पास जाना है, बड़े वाले के पास जाना चाहिए, बट यहां पर जैसे मैं इंडक्टर लगा दूंगा, ये समझ जाएगा कि जैसे यहां पे गया सिग्नल, वोल्टेज गया, तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, तो छोटा वाला बजेगा नहीं, सिर्फ बड़े वाला बजेगा। वहीं पर अगर मैं चाहता हूं लो फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्रोड्यूस हो इस बुफर के द्वारा, तो क्या करूंगा, मैं यहां से लो फ्रीक्वेंसी वाला भेजूंगा। तो वो क्या करेगा, यहां पर ये जो कैपेसिटर है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को, मतलब वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। अब वहीं पर ये जो इंडक्टर है हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वाले को पास कर देगा, तो इससे ये वाला बजना स्टार्ट हो जाएगा। In this manner, we can produce the sound at different frequency by the speakers by using this two device, capacitor and inductor. Basically, in electric circuit, capacitor or inductor behave like a filter, who filter the different kind of मतलब डिफरेंट काइंड पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पास करने की कोशिश करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास करने की कोशिश करेगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। यस, ओके, नाउ ओके, सो हमने यहां तक अप टू दिस चीजों को समझा है कि यदि मैं सिंपल रेजिस्टेंस को लगाता हूं सर्किट के अंदर तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के वजह से ही पावर जो है डेसिपेट होगा, जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। बाकी अगर हम कैपेसिटर या इंडक्टर को साथ में लगाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी पावर का डेसिपेशन नहीं होगा। नाउ यू कैन यूज इन अ कॉम्बिनेशन, मतलब मैं ये चाहता हूं आप ये खुद से करोगे, मैं एक ही बताऊंगा, आप बाकी आप खुद से करोगे कि यदि मैं रेजिस्टेंस लगा दूं और साथ में कैपेसिटर, यू नो दैट कि इन रियलिटी कोई भी डिवाइस है, जैसे मेरे पास कैपेसिटर है, वी कैन नॉट मेक द कैपेसिटर आइडियल, it have some resistance, so I represent that resistance by R, कि इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस R हो गया, और you can apply, so if we use this combination V नोट sin ओमेगा t, मींस मैंने क्या कर दिया, यहां पर दोनों ही चीज यूज किया, रेजिस्टेंस भी यूज किया और कैपेसिटर भी यूज किया और इसको सीरीज में लगा दिया। तो इसके अक्रॉस तब ये कितना पावर डिसिपेट करेगा या कितना इसके अक्रॉस करंट होगा, दैट इज आवर एम टू फाइंड आउट। बेसिकली हम पावर ही फाइंड करना चाहते हैं कि हाउ मच दैट पावर इज डिसिपेटेड। ओके, नाउ जो हमारा ट्यूब लाइट होता है,
ट्यूबलाइट में देखोगे वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यूं एक रेजिस्टेंस जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, अनदर जो लगा होता है एक इंडक्टर लगा होता है उसके अंदर, इसको सॉरी इंडक्टर, इंडक्टर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और यू कैन डू व्हाट, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को पैरेलल मिला सकते हो विद एसी। You can make any combination, you can make any combination and find out the uh, current produced by the source and power produced during this combination. Okay, so मैं ये सारा केस नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, you can make many case also, you can solve the many problem in book। ठीक है, बेसिकली सभी का यही तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। मैं एक जर्नल केस लेता हूं, जर्नल केस क्या है कि लेट सपोज आई एम कनेक्टिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये जनरली होता है, इंडक्टर इन सीरीज सी एल, इसे हम लोग LCR सर्किट भी बोलते हैं, विद अ सर्टेन काइंड ऑफ सोर्स। और आई एज्यूम दैट, अभी तक मैंने एज्यूम यही किया है कि द वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज नॉट चेंजिंग, बट जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा देन यू कैन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन चेंज, इफ वी चेंज व्हाट हैपन, that is our target to understand. So I am kept here omega for simplicity, I am kept omega is constant. So suppose we are applying the voltage across this RCL, you can see these three elements are in series RCL in series, and homework you have to connect all those things in parallel, okay, and do same thing जो मैं अभी करूंगा। पैरेलल में कनेक्ट करना है। हाँ, R C and L connect in parallel, है ना, मैं आसान वाला करूंगा ना, कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, मैं आसान वाला कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, मैं तरीका बता दे रहा हूं, आपको वही अप्लाई करना है। ओके, तो 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, है ठीक है। तो ये हमने लगा दिया सीरीज में, अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ। ठीक है, अच्छा, सीरीज में कोई चीज लगाते हैं तो हमने क्या देखा था, क्या चीज कांस्टेंट होता है, करंट या वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स? करंट, यस एग्जैक्टली, करंट मींस अगर मैं कहता हूं यहां पर करंट आई है तो हर एक में करंट क्या रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, तो करंट सब में सेम है, तो मैं करंट को क्या लेकर के चलूंगा, रेफरेंस लेकर के चलूंगा। मींस जो भी मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा फेजर डायग्राम के ऊपर, उस वाले केस में मैं करंट को रेफरेंस लेकर के चलूंगा। बट वहीं पर अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होगा ये सभी चीज, तो हम लोग किसको रेफरेंस लेकर के चलेंगे इस वाले केस में, वोल्टेज को रेफरेंस लेकर के चलेंगे, एंड देन वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ओके, अभी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज देखते हैं, इसका ये पॉइंट मैंने माना ए, ये पॉइंट मैंने माना बी, ये मैंने मान लिया सी, और ये हो गया डी। ओके, करंट मान लेते हैं हम ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो ए से जब हम बी जाएंगे तो व्हाट हैपन, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा आई आर, फिर बी से सी जाएंगे देन अगेन हाई टू लो, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है, सो माइनस वोल्टेज क्या होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, क्या होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, Q बाय C, यस। और हम जब इंडक्टर में जाएंगे तो यहां से यहां तक तो माइनस L di by dt, high to low, we assume that current is increasing in the circuit। ओके, फिर D से A आएंगे तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया, तो प्लस V नोड साइन
omega t is equal to 0. So we use actually loop rule. Okay, now I can write I into R, not I into L into di by dt plus I R into I plus Q by C equal to V node sine omega t. Okay. Now L d by dt, I को हम ले सकते हैं dq by dt प्लस R, I को ले सकते हैं dq by dt प्लस इज इक्वल टू v नोड साइन ओमेगा टी. अगर किसी चीज को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं देन आई कैन राइट डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी. ओके, एक टर्म रह गया यहाँ पे, प्लस क्यू बाई सी था, क्यू बाई सी इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी. सो क्यू बाई सी v node sine omega t. See the problem. Again we have second order differential equation. ठीक है, and we know that we can't solve right now. हम इसको solve नहीं कर सकते हैं. But I need current, voltage across each element. Current चाहिए, voltage चाहिए across each element. Also I have to calculate the power dissipated by the source or resistance. Then we have to solve this equation, but we are not able to solve this. That's why we are using phasor diagram. Okay, phasor diagram use करने का reason यही है, we have this. If we are going to solve this equation, we can't right now. Okay, so that's why we are using actually phasor diagram to calculate the current or voltage across each element. Now एक चीज और देखो, इस इक्वेशन को हमने कहीं देखा हुआ है, देखा था कहां पर, कोई बताएगा कहां पे देखा हुआ है ये इक्वेशन? ऐसा ही इक्वेशन, ऐसा दिखने वाला इक्वेशन कहीं पे हमने देखा है? एसएचएम में. हाँ, एसएचएम में कहां पर? फोर्स डैम्प वाइब्रेशन. हाँ अभी अभी कल ही परसों चालू हुआ था ना, फोर्स डैम्प वाइब्रेशन. उसमें क्या देखा था हमने कि हमारे पास एक डैम्पर लगा होता है और यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक है और इस पे हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एफ नोड साइन ओमेगा टी. ये हो गया एफ. और ये जो फ्लक्चुएटिंग फोर्स है, अब मैंने बताया था यहां पर इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाला फोर्स है, दिस इज द सोर्स हु डिस्टर्ब दिस सिस्टम. ओके, सो दिस इज द फोर्स. और फोर्स का काम इस सर्किट में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में फोर्स का काम वोल्टेज करता है, और मास का काम इंडक्टर करता है, और स्प्रिंग का काम कैपेसिटर करता है, और रेजिस्टेंस का काम मैंने सारा लिखवाया था, रेजिस्टेंस का काम ये डैम्पर कर रहा होता है. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, गो थ्रू इट. यहां पे मैंने बताया था यही इक्वेशन बनेगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू
dx by dt प्लस k इंटू x इक्वल टू f नोड साइन ओमेगा टी। और वहां पर भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बट हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। कैसे? जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे फेजर डायग्राम से, तो इसको भी हम फेजर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये हमें करना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें बस सिर्फ यहां पे चीजें समझ में आ गई तो समझ लो वही सेम टू सेम यहां पे सब चीज अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पे चार्ज का काम डिस्प्लेसमेंट करता था ब्लॉक का। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, सो वी यूज फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या मुझे मान के चलना पड़ेगा? किसको रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा? करंट को, क्योंकि ये तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं। जब भी सीरीज में लगाते हैं हम एलिमेंट्स को तो हम करंट कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसीलिए रेफरेंस उसी को लेना है जो चीज कांस्टेंट है। ओके, तो अगर मैं रेफरेंस लेकर के चलूं, करंट को रेफरेंस लेकर के चलूं, तो करंट को रेफरेंस लेकर के चलता हूं तो करंट कुछ भी हो सकता है आपका सर्किट के अंदर, हमें थोड़ी पता है अभी। हम मान लेते हैं कि यदि हम ऐसे लगाते हैं तो करंट जो होगा सर्किट के अंदर, मान लिया हमने, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज आई नोड, करंट जो होगा आई नोड, करंट जो होगा वो आई नोड होगा साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। फाई क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैंने मान लिया, हाँ, बट फ्रीक्वेंसी दोनों का है, इसमें करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी सोर्स का होगा। और ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं एट स्टडी स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि हम यहां पर जो फ्रीक्वेंसी, स्टडी स्टेट का मतलब यही होता है कि जो यहां पर इस सर्किट के अंदर फ्लैक्चुएट कर रहा होगा चीज, यहां पे जैसे करंट फ्लैक्चुएट कर रहा होगा या इसके अक्रॉस वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा होगा, इन सब एलिमेंट के अक्रॉस, उसकी जो फ्लैक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। क्या बोल दिया स्टडी स्टेट का मतलब? कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर inside the in circuit frequency, variation of parameter in circuit have same frequency as source। तो कहेंगे स्टडी स्टेट मींस, स्टडी स्टेट मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। ये तभी आपको, ये स्टेट तभी मिलता है हमको, बहुत देर बाद मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि शुरू में क्या होगा कि जो करंट का फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होता है, बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम व्हाट हैपन, द फ्रीक्वेंसी बिकम सेम। सो दिस स्टेट इज नोन एज स्टडी स्टेट, एंड यू डोंट वरी अबाउट द स्टेट एट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होते हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो उसके बारे में हमें नहीं समझना अभी, उसको लिए हमें काम कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं एट स्टडी स्टेट कर रहे हैं, मींस हम मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज का, करंट का और सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है जो हम सोर्स का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर मैंने फाई जो है फेज डिफरेंस माना है, कि मैंने माना वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई होगा, क्योंकि एक्चुअल में हमें करंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो मुझे ये आई नोड पता है और ना ही मुझे 5 पता है। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा हमेशा? आई हैव टू फाइंड आई नोड, कि आई नोड क्या है और फाई क्या है, एंड दैट फाई डिसाइड, ये फाई डिसाइड करेगा। हमने अभी देखा कुछ देर पहले, हमने ये देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, अगर 90 डिग्री हो गया तो पावर डिसिपेशन 0 हो रहा है, अगर सेम हो गया, फाई आपका 0 है, तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो रहा है इस वाले केस में, रेजिस्टेंस वाले केस में। तो यानी फाई एक्चुअली हमें ये बताएगा कि कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, फाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉस फाई। अभी आगे देखेंगे कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर ये अगर फाई हमें पता होगा देन हम बता सकते हैं कि पावर ये डेसिपेट करेगा भी कि नहीं करेगा. So that is a power factor. So our task is to find out phi as well as maximum current into the circuit. Okay. So कट करना. Now तो इसको मुझे ये आई निकालना है, आई नोड निकालना है. तो फेजर डायग्राम बनाते हैं. स्टेप सेम रहना है हमेशा, हर एक प्रॉब्लम में लगेगा. ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कैसे करना है. ठीक है, तो मैंने बनाया ये मेरा वोल्टेज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा वोल्टेज, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज. देखते हैं. ठीक है, तो आगे ना ये हमने लगा दिया वोल्टेज, इसका एम्पलीट्यूड हो गया वी नोड. ओके, करंट ये है आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई. मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फेज डिफरेंस, तो मैं करंट को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दिस इज करंट. अच्छा, करंट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? करंट कम होगा ना. हाँ, दैट इज आई नोड. ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा. हाँ, और ये फाई. अब ये क्यों होगा कम, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फाई, ये हो गया फाई. अच्छा, अब मुझे ये दो पॉइंट है ए और बी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी ए और वी बी, ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और इसमें जो करंट जा रहा है आई. तो अभी हमने देखा था यदि हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसको मैं सिर्फ एसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों का फेज क्या रहेगा? सेम रहेगा. दोनों का फेज सेम रहेगा. मींस जिस डायरेक्शन में मैं वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज के लिए वेक्टर बनाऊंगा उसी डायरेक्शन में करंट के लिए बनाऊंगा. करेक्ट? ओके, यस. तो अगर मैं कहता हूं कि इस सर्किट के अंदर करंट आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो जिस डायरेक्शन में मैंने करंट का वेक्टर ड्रॉ किया है उसी डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज का भी बनाना पड़ेगा. किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस. मींस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज देखना चाहता हूं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यानी वी आर, यू कैन से वी आर, वो क्या होगा आपका? आई नोड बाय आर, आई नोड बाय सॉरी आई नोड इंटू आर. वोल्टेज इक्वल टू आई नोड इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई. दोनों सेम फेज में होंगे. इसमें करंट जो होगा और जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वो सेम फेज में होगा. इसके अक्रॉस करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा. कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, तो मैंने यहां पर ये वेक्टर ड्रॉ किया है. ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इसके मैग्नीट्यूड को. और ये किसके बराबर होगा? आई नोड इंटू आर के. करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके, नाउ वेरी गुड. अगर मैं वहीं पर सपोज कैपेसिटर को लगाता इंडक्टर इसके साथ, एसी के साथ, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वीसी सॉरी वी नोड हमने लगाया था, वी नोड साइन ओमेगा टी लगाया था, और जो करंट मिला था मुझको आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मिला था. और हमने देखा था इसमें करंट जो है वो लीड करता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे लीड करेगा.
उल्टा अगर हम बोले, उल्टा बोले तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से लैग करेगा। समझ गए? मैंने बोला कि इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो लीड कर रहा था, देख सकते हो लीड कर रहा है। बट अगर मैं उल्टे सेंस में बोलूं तो वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से लैग कर रहा है। कितना? π/2। ओके, इसमें कोई दिक्कत? नो हाँ सर। हाँ, तो यानी अगर मैं कैपेसिटर, ये है मेरा कैपेसिटर, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, तो इसमें मैंने कहा करंट आई, तो आई इक्वल टू मेरा है आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वीबीसी, जो वोल्टेज होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या करेगा, इससे लैग करेगा, तो वोल्टेज क्या लिखूंगा मैं, वीबीसी इक्वल टू आई नोड एक्स सी। एक्सी यूज क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये रेजिस्टेंस का काम एक्सी करता है। सो एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस π/2, सेम टू सेम चीज है। तो यानी अगर मैं करंट के लिए ये वेक्टर बना रहा था, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा, और मैंने वेक्टर बनाया इधर की तरफ, क्योंकि करंट से ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये मैंने वोल्टेज के लिए बना दिया। ये आ गया मेरा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड, ये आया आपका आई नोड एक्सी, और ये क्या कर रहा है, इससे लैग कर रहा है, दैट इज बाय π/2 एंगल से। ओके, सेम टू सेम एनालॉजी यदि मैं इंडक्टर के केस के लगाता, इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज यहां पे हम लोग V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी बोलते थे, और जो मुझे करंट मिलता था, वो मिलता था आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस में π/2। मींस करंट लैग करता था वोल्टेज से। उल्टे सेंस में बोले तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से π/2 एंगल। करंट जो है, वोल्टेज जो है वो आपका वोल्टेज लीड बाय π/2। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल अगर देखूं यहां पर सी और डी पोटेंशियल डिफरेंस है आपका किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, VCD। ये अगर मैं करंट इसमें कह रहा हूं आई है, तो यहां पर जो मुझको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि लीड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आई नोड इंटू एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये करंट था, तो लीड कर रहा है ये वोल्टेज, सो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग हियर π/2। तो जब लीड करेगा तो देख सकते हो ये करंट के लिए वेक्टर बनाया, तो इसके लिए वेक्टर बन जाएगा ये बन गया मेरा, यहां पे बनाता हूं मैं, ये हो गया मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा आई नोड एक्स एल। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम Yes, sir. इसमें? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं हो करना आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर बेकार है इसी का चैप्टर पढ़ना। ओके, नाउ यदि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, एजम्पशन कुछ भी हो सकता है आपका एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्सेल बड़ा है एक्सी से। यू कैन सी एक्सेल जो है बड़ा होगा एक्सी से, तो इसीलिए इसका लेंथ जो है वेक्टर का ज्यादा रखा है मैंने, इसका वेक्टर का लेंथ कम रखा है। ठीक है, ओके। तो अगर ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, उसका फेज डिफरेंट होता है। कितना होता है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस?
इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में फेज डिफरेंस, वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज व्हाट? 180. 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो 180 डिग्री। ओके, तो अगर मैं टोटल वोल्टेज कहूं, टोटल वोल्टेज, यहां पे जो टोटल वोल्टेज था V, ये जो वोल्टेज V था, ये इक्वल टू क्या? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये ध्यान रखना है, इंडक्टर। ओके, बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैं इनका क्या करूंगा? ये वेक्टर्स हैं, सो मुझे ऐड करना है, मुझे ये टोटल, देखो मुझे टोटल वोल्टेज निकालना है, मुझे ये टोटल वोल्टेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये दिस आर द वेक्टर्स नाउ, दिस आर वेक्टर्स नाउ। कोई भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी वेक्टर की तरह बिहेव करता है, दिस इज अ वेक्टर नाउ, नॉट स्केलर। फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑलवेज बिहेव लाइक अ वेक्टर, सो if this is a vector, you can say this is the vector. So how we can do the sum? Vector sum, vector sum, vector sum. So these are in opposite direction, so इसीलिए हम किसको क्या लिखेंगे? ऐसे करके। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला मैंने कि फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी बिहेव लाइक अ वेक्टर, फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी बिहेव लाइक अ वेक्टर। ओके, देन ये मेरा हो गया करंट, ये मेरा करंट बता रहा है, या ये हो गया मेरा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और ये मेरा लाइन बता रहा है करंट, ये वेक्टर मेरा बता रहा था करंट। ओके, इसको मैं, ये करंट बता रहा था आई नोड, और चूंकि एक्सी जो है वो आपका, एक्सएल जो है वो बड़ा है एक्सी से, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नेट जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा। सो दिस इज द, yes, this is the VL minus VC, which is equal to I node XC minus, सॉरी XL minus XC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का, क्योंकि मुझे नेट वोल्टेज चाहिए V, which is VR plus VL plus VC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, किसी एक को क्या करना पड़ेगा? मुझे पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। सो मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस वेक्टर को, ना पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब इसके टेल्स इसको हेड की तरफ मिलाया, तो ये मुझे क्या बता रहा है? दिस इज द नेट, नेट वोल्टेज V, नेट वोल्टेज V, और इसके बीच में फेज, ये करंट है, ये करंट है, तो करंट था आपका I इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। अब देख सकते हो नेट वोल्टेज जो आया, नेट वोल्टेज जो आया है वो एक्चुअली, नेट वोल्टेज जो आया है इससे लीड कर रहा है, इससे लीड कर रहा है, तो मैं नेट वोल्टेज को लिख सकता हूं V नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस फाइव वन, फाइव प्लस फाइव वन, मीन्स अगर मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यदि मैं ये यूज करता हूं, ये यूज करता हूं, तो करंट मुझको ये मिलेगा। ओके, देयर इज अ 5-1, ये मेरा 5-1 आ गया। सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अच्छा, ये एक्सी, ये हो गया आपका VL माइनस, VL माइनस VC। सो नेट वोल्टेज V जो है वो क्या हो जाएगा आपका? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा V नोड, V नोड का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो V नोड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज VR का स्क्वायर
प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, वेयर वी आर इक्वल टू क्या था, आई नोड इंटू आर था, तो ये हो गया आई नोड इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस VL क्या है आपका, VL माइनस VC दैट इज आई नोड XL माइनस XC का होल स्क्वायर. So this is equal to I node square R square plus I node square XL minus XC का square. This is V node square. Okay. Now अगर दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, V node इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, I node कॉमन आ रहा है, तो दिस इज I node रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यानी करंट का जो एम्पलीट्यूड आएगा आई नोड वो आएगा वी नोड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. सो दिस इज द करंट, मींस अगर मेरे पास ये इंडक्टर लगाया मैंने, ये कैपेसिटर लगाया, ये किसी और ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने जो लगाया वो हमारे पास था V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, ये वोल्टेज मैंने लगाया, तो इसके अक्रॉस जो मुझे करंट मिल रहा है ये मिला मुझे आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस ओके फाई प्लस फाई 1 प्लस फाई, ये वोल्टेज मैंने लगाया, तो मुझे करंट जो मिलेगा आई नोड प्लस आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई. जिस इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसके अंदर जो करंट है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर ये जो आपको करंट दिख रहा है नीचे वाला टर्म, नीचे वाला जो टर्म है ये वाला, दैट इज नोन एज impedance. Impedance, very very important. Impedance, this is equal to R square plus XL minus XC का square. This is called impedance. Impedance of the circuit. Impedance of the circuit like a resistance. So यदि मैं इसको इस पूरे सोर्स इस सोर्स को यदि मैं L R और C के साथ कनेक्ट करता हूं, then we get this resistance which is R square plus XL minus XC square. Now question, so what is the phase difference between voltage, this is the voltage, net voltage across the resistance, this is the net current across the circuit. So what is the phase difference, that is phi 1. So what is the phi 1, अगर मैं यहां से देखूं तो tan theta इक्वल टू क्या हुआ, सामने वाला साइड which is VL minus VC upon what, upon VR. upon क्या आएगा, VR. yes VR, yes. So this is equal to I node XL minus XC अपॉन में I node, यहां पे एजम्पशन देखो मैंने मान रखा है XL इज ग्रेटर देन XC, वो उल्टा भी हो सकता है. सो I node अपॉन R, सो tan phi 1 इज इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, यानी phi 1 आया हमारा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन में R. So this is the phase difference between the voltage and current. Okay. So this is the voltage and phase difference. Now हमारा टारगेट क्या था, वोल्टेज तो फाइंड करना था ही, दूसरा हमें पावर फाइंड करना था कि हाउ मच दैट पावर इज डेसिपेट. तो अगर मैं पावर फाइंड करूं तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. तो V क्या है, नेट वोल्टेज. नेट वोल्टेज क्या था, V नोड
साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस फाई वन इंटू में अगर करंट देखें तो करंट आया आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस क्या था फाई. दिस इज द पावर, इंस्टेंटेनियस पावर. सो एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज पावर जीरो से लेकर के टी तक P इंटू डी टी अपॉन जीरो से लेकर के टी तक dt. ये अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये अगर आप इंटरेस्टेड हो कैलकुलेट करो, ये जो आएगा आपका वो आएगा v नोड आई नोड बाय 2 इंटू कॉस फाई. ये जो एवरेज पावर आएगा, बस खत्म. ये जो एवरेज पावर डिसिपेशन आएगा मींस इस सर्किट के अंदर जो एवरेज पावर डिसिपेट हो रहा होगा वो आपका आएगा कितना? P एवरेज इक्वल टू वी नोड. आज मैंने सिर्फ डेरिवेशन कराया, कल मैं उसका थ्योरी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा ये कहां पे यूज होना है. कॉस फाई. दिस कॉस फाई वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉस फाई जो है मैंने पहले भी बताया, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर. दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर. क्यों? क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो गया, यदि ये चीज जीरो हो गया तो एवरेज पावर जीरो हो जाएगा. और ये जीरो तभी हो सकता है जब फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो पी एवरेज जीरो. और फाई इक्वल टू, यदि फाई नहीं आएगा, फाई वन आएगा, सॉरी फाई वन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये जो फेज है वो किसके बीच में? करंट एंड वोल्टेज के बीच में है. सो अगर ये जीरो आ गया तो पावर, एवरेज पावर मैक्सिमम आएगा विच इज इक्वल टू वी नोड इंटू आई नोड बाई 2. सो डन. Yes, sir. यस. सो मैं एक बार समराइज करता हूं व्हाट आई डिड. एक्चुअली मैं थोड़ा सा आज मैथ ज्यादा हो गया. सो एक्चुअली में हमने यहां से देखना है कि अगर मैं एसी को एल इस सोर्स के साथ यदि मैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर लगा देता हूं तो होगा क्या कि यहां पर चूंकि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं तो इसमें करंट क्या कर रहा होगा? वो भी चेंज कर रहा होगा. बट वोल्टेज और करंट का जो फेज है वो डिफरेंट होगा. और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा. सो यानी कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज का वेरिएशन निकालो, इसके अक्रॉस वोल्टेज का वेरिएशन निकालो, इसके अक्रॉस वोल्टेज का वेरिएशन निकालता हूं और उनको मैं ऐड करता हूं तो मुझे नेट वोल्टेज मिल जाएगा. अब यहां पर जो फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी है, उसको मैंने कहा कि हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मींस फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उसका वेक्टर का एम्पलीट्यूड जाएगा. देन वी एक्चुअली फाइंडिंग क्या हमने किया कि नेट वोल्टेज निकाला. एंड हमने ये चीज देखा कि इनके बीच में जो सब सर्किट एलसीआर सर्किट लगा होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा. दिस फेज डिफरेंस डिसाइड वेदर आपको इस सर्किट में आपको एवरेज पावर डेसिपेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. दिस एवरेज पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट? इंपीडेंस. ये इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. इंपीडेंस जो होता है आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर होता है. इट्स समथिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस. और इसका कोई ज्यादा वो नहीं कि अब इसको स्ट्रिक्टली आप रेजिस्टेंस मानो. नो, दिस इज इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ और है. सो बट वी कैन से फॉर आवर कन्वीनिएंट कि दिस इज द impedance of the circuit which is behave like a resistance. means यदि हम सर्किट इसको अगर हम रेजिस्टेंस के एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे देन वी गेट दिस इंपीडेंस. और ये जरूरी नहीं है सिर्फ आपका एसी में नहीं होता है. जब साउंड वेव होता है, जो भी चीज जहां पर भी फ्लक्चुएशन हो रहा है वहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इंपीडेंस और फेज. इंपीडेंस, फेज और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इंपीडेंस, फेज और फ्रीक्वेंसी. साउंड में जब साउंड प्रोपोगेट करता है किसी मीडियम से तो हम कहते हैं उस मीडियम का इंपीडेंस ये है. अगर इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है तो अगर आप खुद देख सकते हो इंपीडेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो करंट आपको बहुत कम मिलेगा. उसी तरह से अगर साउंड अगर किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है
उस मीडियम का इंपिडेंस होता है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं। इलेक्ट्रिक वो अलग मीडियम हो गया, वो एक अलग सिस्टम हो गया, बट उसके लिए भी हम इंपिडेंस डिफाइन करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आएगा। बट अगर उस साउंड का इंपिडेंस, अगर उस मीडियम का इंपिडेंस, वहां पर भी इंपिडेंस नाम की एक चीज होती है। तो अगर, बट सेम एनालॉजी वही है कि अगर वहां पर इंपिडेंस ज्यादा होता है मीडियम का, तो उसमें साउंड का फ्लक्चुएशन, साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है उतना अच्छे से नहीं होता। जो पावर का लॉस होगा, साउंड एनर्जी का जो लॉस होगा वो ज्यादा होगा। सेम टू सेम इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आता है इंपिडेंस का, बट ये आपका सिलेबस में नहीं है कि वहां पर लेकर के जाऊं मैं। फिलहाल समझो साउंड में हम पढ़ेंगे दोबारा से, साउंड में इंपिडेंस दोबारा आएगा, बट वहां पर डिफरेंट आएगा। जब भी फ्लक्चुएशन आएगा देन दिस थिंग्स रिपीटेड ऑलवेज, कॉन्सेप्ट सेम रहता है हमेशा। फिजिक्स में सब कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ नेचर जो है प्रॉब्लम का चेंज करता रहेगा। और प्रॉब्लम का सिर्फ नेचर चेंज करने से चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है। वी पीपल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, everything, nature is not make something, nature always trying to simplify something, everything, but we peoples are making everything is complicated. Okay.